उनके शब्दों में एक ऐसा सम्मोहन है कि अगर आप उनकी किताबें पढ़ने लग जाएं तो उसे पूरा पढ़े बिना रखना मुश्किल हो जाएगा। यदि आप उनकी वॉइस को सुनना शुरू कर दें तो टेप के खत्म होने तक उसे आप छोड़ नहीं पाएंगे। उनकी आंखों में वो आकर्षण है कि अगर आप उन्हें देखने लगें तो देखते ही जाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसे ही प्रज्ञा के धनी थे चंद्रमोहन जैन, जिन्हें दुनिया आचार्य रजनीश के नाम से जानती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उन्हें मजबूर होकर हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। वो अमेरिका गए तो वहां मजबूर हो गए अमेरिका छोड़ने के लिए। इतना ही नहीं, दुनिया के 13 देशों ने उन्हें अपने यहां आने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। फाइनली वो वापस हिंदुस्तान ही आए और यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। आइए जानते हैं आचार्य रजनीश की शिक्षाओं और उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल आखिरी तक। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में जैन परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। बचपन में इसका नाम चंद्रमोहन जैन रखा गया। यह बचपन से ही काफी विद्वान और बुद्धिमान होने के साथ साथ विद्रोही स्वभाव के भी थे। वो स्थापित मान्यताओं का विरोध करते थे और चली आ रही धार्मिक परंपराओं पर सवाल खड़े किया करते थे। उनके ऐसे स्वभाव की वजह से उनकी एक अलग पहचान भी बन गई। दर्शन शास्त्र में शिक्षा खत्म करने के बाद इन्होंने जबलपुर के महाकौशल कॉलेज में ही दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर काम भी शुरू किया। लेकिन ध्यान और धार्मिक शिक्षाओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने लगे और अपने धार्मिक उपदेश देने लगे। उनके फॉलोअर्स देखते ही देखते बढ़ने लगे। उनके शब्दों के सम्मोहन में आने वाले लोग जब उन्हें फॉलो करना शुरू करते थे तो फिर इन्हें छोड़ ही नहीं पाते थे। साल 1970 में देखते ही देखते इनका अपना एक बड़ा शिष्य मंडल बन गया। लक्ष्मी कुरवा उनकी पर्सनल सेक्रेटरी बन गई थी। इन्हें मां लक्ष्मी कुरवा के नाम से भी जाना जाता है। यह आश्रम की तमाम एक्टिविटीज को हैंडल करती थी। आगे चलकर आचार्य रजनीश मुंबई चले गए और मुंबई में ही पहली बार इनसे मिलने के लिए शीला आई थी। उस समय उनकी उम्र 16 साल की थी। वो अपने पिता के साथ आई थी। जब वो आचार्य रजनीश से मिली तो वो उनकी जबरदस्त फॉलोअर बन गई। इसके बाद शीला को हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाना था। वो अमेरिका चली गई और वहां जाकर 18 साल की उम्र में उन्होंने एक अमेरिकन सिटीजन मार्क सिल्वरमैन के साथ शादी कर ली। शादी के बाद जब शीला अपने पति के साथ इंडिया आई तो उन्होंने आचार्य रजनीश से मुलाकात की और उसके बाद ये दोनों ही आचार्य रजनीश के फॉलोअर बन गए। रजनीश जिनको भी अपना फॉलोअर बनाते थे उन्हें अपनी तरफ से एक नया नाम देते थे। ये उनकी कम्युनिटी में एक परंपरा बन गई। इनका मानना था कि जो भी उनके पास सन्यासी बनने के लिए आया है वो अपनी पास्ट लाइफ को भूलकर एक नई सिरे से जीवन को शुरू करेगा, लाइफ की एक नई जर्नी को शुरू करेगा। इसी सीक्वेंस में शीला अंबालाल ने अपना नाम मां आनंद शीला रख लिया। अब तक रजनीश मुंबई में ही रहा करते थे और उनके फ्लैट में ही लोगों से मिलने के लिए आया करते थे। लेकिन मिलने वालों की संख्या बढ़ने लगी तो उन्हें अब एक बड़े स्पेस की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने पुणे के कोरेगांव पार्क में आश्रम बनाया और अब उनसे मिलने वाले लोग यहां आने लगे। इंडियन फॉलोअर्स के साथ साथ फॉरेनर भी उन्हें बड़ी संख्या में फॉलो करते थे। वो अपना करियर, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप सब कुछ छोड़कर रजनीश की शरण में आ चुके थे। पुणे के इस आश्रम में अपर और अपर मिडिल क्लास के लोग आया करते थे, जिनमें डॉक्टर, पॉलिटिशियन, लॉयर और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे लोग शामिल थे। ये सारे के सारे लोग अपना काम धंधा और घर परिवार छोड़कर आश्रम में रहा करते थे और यहाँ के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और रूटीन को फॉलो करते थे। मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट को ये करने दिया जाता था जो वो करना चाहता है। बेसिकली आंख बंद करके इसमें उछलना, कूदना, चीखना, चिल्लाना सब शामिल है। इसका मकसद है कि आपके भीतर के तमाम इमोशंस बाहर निकल जाएं और आप भीतर से खाली हो जाएं। तब आप गहरे ध्यान में जा सकते हैं। आगे चलकर यहाँ पर थेरेपी सेशन शुरू हुए और ये इन आश्रम की कमाई का जरिया भी बने। मां आनंद शीला अपने पति के साथ इस आश्रम में आई और आगे चलकर धीरे धीरे इसने सारे आश्रम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे जितने भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन कर लें। रजनीश के आश्रम में कपल के बीच फिजिकल रिलेशन को लेकर कोई फाउंडेशन नहीं थी, बल्कि ये उनकी थेरेपी और मेडिटेशन का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। रजनीश का मानना था कि फिजिकल रिलेशन एक स्टार्ट है और विदाउट कमिटमेंट किसी के भी साथ इस तरह का रिलेशन बनाना डायनेमिक मेडिटेशन का एक पार्ट होता था। इस तरीके के मेडिटेशन में ड्रग्स का इस्तेमाल भी किया जाता था। बेसिकली यहाँ रहने वाले लोग और लीडर्स भी इस तरीके के मल्टीपल रिलेशन में यकीन करते थे। लीडर्स खुद भी मल्टीपल वुमेन पार्टनर को अपने साथ रखते थे। रजनीश खुद न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट को गलत मानते थे। उनका मानना था कि अलाइनमेंट के रास्ते में बच्चे डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। वो प्रेग्नेंट लेडीज को ओशो आश्रम से बाहर का रास्ता दिखला देते थे। यहां तक कि इस आश्रम में कम उम्र की लड़कियों और बच्चों को भी फिजिकल रिलेशन के लिए यूज किया जाता था।
वाइल्ड वाइल्ड कंट्री नाम की एक फिल्म में आश्रम के भीतर की एक्टिविटीज को दिखाया गया है, जिसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं और ये सारी बाउंड्रीज को क्रॉस करके वायलेंट हो रहे हैं। इस तरीके की जुनून में आगे बढ़ते हुए कुछ लोग फिजिकल हर्ट भी हुए हैं और ये सब कुछ क्लींजिंग इनर अग्रेशन के नाम पर हो रहा था। शीला अब अपने गुरु के काफी करीब आ चुकी थी। ओशो ने इन्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी भी बनाया था और इसके साथ ही उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी, क्योंकि पुणे आश्रम में अब लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो आश्रम के लिए नई प्लेस की तलाश कर रही थी। उन्होंने अमेरिका के वेस्को काउंटी के ओरेगोन में एक जगह डिसाइड की, जिसे $5.5 मिलियन पे करके आश्रम के लिए लिया गया। जून 1981 में आचार्य रजनीश अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ इस नए आश्रम में आ गए। सवाल यह उठता है कि उन्होंने इंडिया को क्यों छोड़ा, तो इसके पीछे रीजन था इंडियन गवर्नमेंट का आश्रम की एक्टिविटी पर ऑब्जेक्शन लेना। उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। ओशो का जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट था वो इंडियन कल्चर में कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। उनकी एक स्पिरिचुअल टीचर होने की छवि खराब होने लगी थी। आश्रम पर प्रोस्टिट्यूशन, गोल्ड स्मगलिंग, टैक्स की चोरी जैसे आरोप लगने लगे। इसकी वजह से उनका इंडिया में रहना मुश्किल हो गया। ओशो चाहते थे कि वो एक ऐसी सिटी बनाएं जहां उनके अपने रूल्स को फॉलो करें और गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर ना हो। ओशो जब ओरेगांव पहुंचे तो वहां उन्होंने मौन धारण किया। शीला ने जिस जगह को आश्रम के लिए यूज किया था वो एक एग्रीकल्चर जोन वाली जगह थी, जहां पर किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन और रहने का काम नहीं हो सकता था। लेकिन शीला ने बिग मैरी रेंज नाम की इस जगह को रैंचो रजनीश के नाम में बदल दिया था। 64,229 एकड़ की इस जगह पर सिटी बनाने के लिए कम से कम 150 लोगों की आवश्यकता थी। ओशो के जो सन्यासी यहाँ पर आ रहे थे, उन्होंने यहाँ आने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया और जो भी पैसा मिला उसे इस सिटी को बनाने में खर्च कर दिया। यानी इन लोगों ने यहाँ पर अपना सब कुछ लगा दिया। आपको बता दें कि उस समय रजनीश के फॉलोअर्स में बॉलीवुड के टॉप आर्टिस्ट में गिने जाने वाले विनोद खन्ना भी थे, जिन्होंने अपना अच्छा खासा फिल्मी करियर ड्रॉप कर दिया और आचार्य रजनीश की शरण में अमेरिका चले गए। इस एरिया के आसपास रहने वाले लोगों ने देखा कि ये सिटी बड़ी तेजी से डेवलप हो रही है, जो एक एग्रीकल्चर लैंड पर बना रही है। यहाँ पर एयरपोर्ट और मॉल भी बनाए जा रहे हैं। जहाँ कभी 100-200 लोग रहा करते थे, अब वहाँ पर लोगों की संख्या हजारों में हो गई थी। इस एरिया के नेबर सिटी एंटालोप के लोगों के साथ कुछ नए तरीके के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए। हालांकि इसके बावजूद अब ये डेवलपिंग सिटी रैंचो रजनीश की जगह रजनीशपुरम हो गई थी। ओशो का यह ड्रीम सिटी का सपना अब पूरा हो गया था, लेकिन यहाँ पर आने वाले फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती चली गई। आगे चलकर इस एरिया के लोकल पीपल और रजनीश के फॉलोअर्स के बीच भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। रजनीशपुरम को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाने में मां आनंद शीला ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने लोकल ऑफिशियल बॉडी को बॉयकॉट कर दिया। मीडिया को भी बहुत ही रूड और ब्लंट आंसर देना शुरू किया। अब रजनीशपुरम में रहने वाले लोगों की एक्टिविटीज वहां के लोकल एरिया के सिटीजन्स को खटकने लगी थी। आगे चलकर रजनीशपुरम ऑफिशियली वॉस्को काउंटी एरिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहा था। इसके लिए उन्होंने होमलेस पीपल को बसों में भरकर यहां लाना शुरू किया और एक चैरिटेबल पर्पज से उन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन इसके पीछे की एक एक्चुअल स्ट्रेटेजी ये थी कि वो इन तमाम लोगों को एक वोटर काउंट करते, रजनीशपुरम के वोटर के तौर पर रजिस्टर करते और फिर इस एरिया के इलेक्शन को एक अच्छे मार्जिन से जीत लेते। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। जिन लोगों को होमलेस पीपल समझकर यहाँ पर लाया गया वो मेंटली अनस्टेबल थे, उनको कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होने लगी। तब उनको हिंडाल नाम की एक ड्रग्स दी जाने लगी। इस तरीके से उनको इंटॉक्सिकेंट किया जाता था। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आने लगी। तब शीला ने प्लान बी पर काम करना शुरू किया। उसने सोचा कि यदि हम अपने वोटर के नंबर नहीं बढ़ा सकते हैं तो उनको कम करने की कोशिश की जा सकती है। इसके लिए उन्होंने अमेरिका के सबसे बड़े और पहले बायो टेरर अटैक की प्लानिंग की। 10 बड़े लोकल रेस्टोरेंट में मौजूद सैलेड बार में साल्मोनेला एंटेरिका को कॉन्टिमिनेट किया गया। इसकी वजह से 750 लोगों को फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हुई और 45 लोग सीरियस होकर हॉस्पिटलाइज हो गए। हालांकि इस कांड में किसी की जान नहीं गई। इस मामले में सेंट्रल एंड डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इन्वेस्टिगेशन किया और 1 साल बाद वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि इस पूरे एपिडेमिक के पीछे रजनीश के फॉलोअर्स का हाथ है। लेकिन इसके आगे बढ़कर यह भी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई कि ये केवल एक ट्रेलर था। रजनीश के फॉलोअर्स तो वाटर सप्लाई करने वाली पाइपलाइन में टाइफॉइड के बैक्टीरिया प्लांट करने वाले हैं। ओरेगोन के यूएस अटॉर्नी जॉर्ज टर्नर को रजनीशपुरम में हो रही इन लीगल एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर मिला था। वो बेसिकली इलीगल इमिग्रेशन और मैरिज फ्रॉड जैसी चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे। तभी मां आनंद शीला और उनके कुछ ट्रस्टी फॉलोअर्स ने एक डेंजरस प्लान बनाया। उन्होंने चार्ल्स टर्नर को जान से मारने का प्लान तैयार किया। जेम्स स्टॉक और मां शांति ने पिस्टल परचेज किए। वो उसके प्रेमाइसिस में पहुंच गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका यह प्लान फेल हो गया। 1985 के सितंबर महीने में शीला और उनके फॉलोअर्स ने रजनीशपुरम को छोड़ दिया।
आगे चलकर रजनीश ने अपना मौन तोड़ा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, जिसमें उन्होंने शीला को बायो टेरर अटैक और मर्डर प्लानिंग के लिए क्रिटिसाइज किया। मास बायो टेरर अटैक की जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई तो उसमें हैरान कर देने वाले फैक्ट सामने आए। इसमें कुछ वेपन से लोडेड ट्रक मिले, इसके अलावा एक बायो लैब मिली जिसमें और भी अलग अलग तरह के बायोडेटा अटैक से रिलेटेड प्लानिंग की इंफॉर्मेशन मिली। कुछ और भी लिटरेचर मिला जो ऑब्जेक्शनेबल था, जैसे हाउ टू कमिटेड, हाउ टू एक्सप्लोजिव। जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने अपना काम कंप्लीट किया तो उन्होंने मास बायो टेरर अटैक और मर्डर की प्लानिंग के साथ दूसरे चार्जेस में रजनीश के साथ साथ जर्मनी से शीला को भी अरेस्ट किया। 29 मंथ तक जेल में रहने के बाद शीला स्विट्जरलैंड में सेटल हो गई और रजनीश वापस इंडिया आ गई। 1987 में रजनीश मुंबई से वापस पुणे शिफ्ट हुए। वहां उनके इंडियन फॉलोअर्स ने उन्हें एक बार फिर एक्सेप्ट किया। साल 1990 में रजनीश ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके आखिरी शब्द थे, आप सभी बुद्ध हो। आज रजनीश के वायलेंट एक्ट को साइडलाइन करके उनकी लेगेसी को फॉलो किया जा रहा है। आज भी उनके लाखों फॉलोअर्स हैं जो उनके थॉट्स और उनके मेडिटेशन रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या रजनीश ने मां आनंद शीला पर भरोसा करके खुद मौन धारण कर लिया? ये उनकी एक मिस्टेक थी? आप इस सवाल पर अपनी क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।